तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में बात की थी, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हमने देखा था कि रजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है, उसमें ओम्स लॉ लगा के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किया। आज का क्लास जो है वो थोड़ा थियोरेटिकल क्लास है। थियोरेटिकल क्लास क्यों है? हमें आगे बढ़ने से पहले, मतलब इसी कॉम्बिनेशन में इसका भी जरूरत होगा, इसीलिए मैंने उस ईएमएफ के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करवाया, क्योंकि हम ईएमएफ पढ़े नहीं है। तो आज के क्लास में हम सेल के बारे में बात करेंगे, ईएमएफ के बारे में बात करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। हमें यह पता था, अगर मान लो हमारे पास एक सेल है कुछ ऐसा, इसको हम बोलते थे, ये होता था पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता था नेगेटिव टर्मिनल। अब इसको अगर हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्ट कर देते थे जिसका रेजिस्टेंस R होता है, तो इसमें से मान लो एक करंट I जाता है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था V होता था, जिसको हम टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते थे, पोटेंशियल ड्रॉप बोलते थे। इसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज भी इसको बोला जाता है। अब ये है क्या, इसको जरा समझते हैं। जब हम सेल, अगर मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये बैटरी है, ठीक है। इस बैटरी में ये वाला जो एंड होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम, या फिर जब हम इसको एक रेजिस्टर के साथ, कोई भी कंपोनेंट के साथ इसको जब कनेक्ट कर देंगे, तब हम क्या बोलेंगे कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V। ठीक है, मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए कंपोनेंट, इसको हम बोलते हैं V। अब ये जो V होता है और ये V होता है, ये जनरली सेम होता है, ठीक है, जनरली हम मानते हैं कि ये सेम है। लेकिन अब जब हम थोड़ा और इसमें डीपली स्टडी करेंगे, सेल के बारे में समझेंगे, तो वहां पे पता चलेगा कि ये जो V है और ये V है वो सेम नहीं होता हमेशा। तो अभी हम बात करेंगे सेल के बारे में। अब ये सेल क्या होता है? सेल एक डिवाइस होता है जो चार्ज प्रोवाइड करता है, किसको? एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को। ठीक है, सेल क्या है? इट इज ए डिवाइस that provide चार्ज। अब क्या ये डिवाइस चार्ज बनाता है? आंसर है नहीं, क्योंकि हमें पता है इस दुनिया में चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। तो ये चार्ज को बनाता नहीं है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के वजह से, ठीक है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के वजह से चार्ज बनते हैं। ठीक है, ये चार्ज को हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बैटरी है या सेल है, ये खजाना है चार्जेस का। खजाना है मतलब इसमें बहुत सारा चार्ज स्टोर होता है। बस ये बैटरी क्या या सेल क्या करता है? ये चार्ज को मूव करवाने में मदद करता है। ठीक है, ये चार्ज को मूव कर, तो अगर मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक सेल लगाता हूं तो इसमें से चार्ज निकलता है और घूम फिर के फिर इधर आ जाता है। तो चार्ज, ये सेल चार्ज बनाता नहीं है, इट डू नॉट मेक चार्जेस, इट ओनली हेल्प्स इन रोटेटिंग, या आप बोल सकते हो प्रोवाइडिंग the charge to the electrical component। ठीक है, समझ में आया सेल क्या होता है और सेल में होता क्या है। अब इसमें थोड़ा केमिस्ट्री में जाएंगे। ठीक है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े होगे, कौन से क्लास में?
अभी 12th में ही तो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा होगा। अब उसी के बारे में हम थोड़ा यहां पे चर्चा करेंगे, ठीक है। गैल्वेनिक सेल या उसमें केमिस्ट्री में सेल के अंदर क्या केमिस्ट्री होता है, क्या लोचा होता है, उसको जरा समझते हैं। अब थोड़ा केमिस्ट्री पे आते हैं। मान लो ये क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने कुछ इलेक्ट्रोड रख दिया है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोड है। अब इसको हमने एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रखा है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है, कंडक्टिंग लिक्विड होता है, ठीक है। अगर पानी में आप नमक डाल दो NaCl तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर में अगर पानी डालो, नॉर्मल जो पानी आता है हमारे घर के नल में, उसमें पहले से ही कुछ ना कुछ मिनरल्स बने रहते हैं, ठीक है, या होते हैं, तो वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट वो मटेरियल है जिसके थ्रू से चार्जेस या करंट पास कर सके, वो एक कंडक्टर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब इसके अंदर क्या कांड होता है, या फिर इसको अगर हम समझे, इसको अगर मैं मान लो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ देता हूं, ठीक है। ये मान लो इसका रेजिस्टेंस हो गया R। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ यहां पे केमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड हमने डाला, इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, और केमिकल रिएक्शंस होके इस वाले प्लेट में मान लो नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ब्लू पेन में बना देता हूं। मान लो नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस वाले प्लेट में मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसलिए इस वाले इलेक्ट्रोड को हम नाम देते हैं कैथोड, और इस वाले को हम नाम देते हैं एनोड, ठीक है। अब यहां से जो नेगेटिव चार्जेस, अब यहां पे अगर मान लो मैं पहले इस रजिस्टर को जोड़ा नहीं है, ठीक है, पहले ये रजिस्टर एक्सटर्नल जो रजिस्टर है वो जुड़ा नहीं है, मैं बस इसी को ही डाल दिया। अब यहां पे इसके अंदर जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर याद हो, एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 10th में हम पढ़े, रिडॉक्स रिएक्शन 10th या 9th में की बात है। इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन मतलब इसके अंदर से हमें एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे वही जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऐसे अलग अलग हुए, वो क्या है, वो क्यों है, वो इसीलिए आके इधर डिपोजिट हुए क्योंकि उसके अंदर एक एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, ठीक है। और एक्सोथर्मिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी निकलता है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एनर्जी। तो यहां पे नेगेटिव चार्जेस आ गए और इधर पॉजिटिव चार्जेस आ गए। अब जब इसको मैं एक रजिस्टर के साथ जोड़ दूंगा तो क्या होगा, रजिस्टर के साथ जब जोड़ दूंगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा, इसके थ्रू पास करके फिर इधर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और तो पूरा कंप्लीट सर्किट हमारा बन गया। समझ में आया, ऐसे ही तो काम करता है हमारा गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल है ना, ऐसे ही तो काम करता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़े हुए होंगे। चलो अब यहां पे आते हैं थोड़ा फिजिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर केमिस्ट्री तो बोलता है एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन ये वो, फिजिक्स बोलता है इसका बैटरी मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, ये जो एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन है ये केमिस्ट्री में है, ठीक है। फिजिक्स बोलता है कि इसको बैटरी मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, बैटरी मैकेनिज्म होता है। अब बैटरी मैकेनिज्म का मतलब और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अगर मान लो मैं रैंडमली इसके अंदर इस बीच में अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे छोड़ देता हूं इसके अंदर, इसके इन दोनों के बीच में, तो ये कहां जाना चाहिए लॉजिकली। अगर हम फिजिक्स लगाएं, अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां पे रखूं तो ये कहां जाएगा, ये पॉजिटिव प्लेट के थ्रू अट्रैक्ट होके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिजिक्स यही बोलता है, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं जाता।
कैसे जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। अब बोलोगे सर ये क्या बात हुई, आप तो पहले बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास जाना चाहिए पॉजिटिव प्लेट के साथ, इस तरफ क्यों भाग रहा है? इस तरफ इसीलिए भाग रहा है क्योंकि उसको ये सर्किट कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इधर निकला, इधर से आया, फिर इधर से आया, फिर इधर से इधर आएगा, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर आ रहा है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर बैटरी मैकेनिज्म है, ठीक है। ये अपने नेचर के विपरीत इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, और उसी को हम बैटरी मैकेनिज्म बोलते हैं। और ये जो फोर्स या जिसके वजह से ये इस तरफ आ रहा है वो फोर्स नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ उसे खींच रहा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे ना जाके नेगेटिव प्लेट की ओर आ रहा है। तो अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, जाहिर सी बात है इधर कोई बड़ा सा इतना बड़ा जायंट बैठा होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तभी तो ये आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, जनरली कॉन्सेप्चुअली क्या होना चाहिए? पॉजिटिव प्लेट की ओर जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन आ रहा है नेगेटिव प्लेट के पास। जो आ रहा है, मान लो यहां पे कोई एक बड़ा सा जायंट बैठा है जो उसको खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से ये अपने नेचर के विपरीत काम कर रहा है और वो नेगेटिव प्लेट की ओर भागा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो वो जो अब अगर खींच रहा है तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ वर्क कर या काम तो कर ही रहा होगा, तभी इलेक्ट्रॉन तो उस तरफ जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? ईएमएफ, और इसी को हम बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गया? वर्क डन बाय द चार्ज, सॉरी, वर्क डन बाय द सोर्स in bringing a charge from lower to higher potential ठीक है, लोअर टू हायर पोटेंशियल। देखो लोअर टू हायर पोटेंशियल जनरली चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, लेकिन एक सेल के अंदर वो कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, लोअर टू हायर पोटेंशियल फ्लो करेगा, मतलब इधर से इधर पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा। तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, थोड़ा डिजाइन ई ऐसे बनाते हैं। ई इज इक्वल टू वर्क डन, जो वर्क डन हुआ W अपॉन Q। ठीक है, समझ में आया या नहीं है? अब ईएमएफ और पोटेंशियल इनके बीच में थोड़ा रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। जब हम ये जो टर्मिनल है, ठीक है, ये जो टर्मिनल है जब ओपन होगा, ठीक है, जब क्या होगा, सर्किट हमारा ओपन होगा, क्या होगा, ओपन होगा, तब इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है या V, वो इस ईएमएफ के बराबर होगा। ईएमएफ क्या होता है, जो चार्ज, जो फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टू नेगेटिव में लेके आया गया। तो जब सर्किट हमारा ओपन होगा तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं,
चलो, अब जब ये सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, जब ये सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा तब जो पोटेंशियल ड्रॉप और ईएमएफ वो अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से चार्ज गया, इधर से गया इधर, फिर इधर कुछ चार्ज खर्चा हुआ और फिर चार्ज आके इधर पहुंचा। तो यहां पे जब सर्किट हमारा क्लोज होगा, जब सर्किट हमारा क्लोज होगा मतलब उसको अगर मैं कोई भी एक रेजिस्टेंस अगर लगा दूं तो सर्किट अगर क्लोज होगा तो जो ईएमएफ होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस या V से बड़ा होगा। अब देखो यहां पे कहानी क्या हुई, जब अभी तक हमने समझा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। अब देखो नाम में इधर फोर्स लगा है लेकिन एक्चुअली ये फोर्स नहीं है, ठीक है, इसको समझना, इसको इसलिए बोला जाता है। अब मैंने यहां पे क्या बोला, अगर मान लो इस वाले प्लेट पे कोई सी बड़ा सा जायंट भेजा है जो इस पे फोर्स लगा रहा है और इसको खींच रहा है, मैंने ये बोला। अब ये मैं क्यों बोला, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एक्चुअल में ये कोई फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है और उसी को ही हम यहां पे बैटरी मैकेनिज्म बोलते हैं। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। अब देखो, अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, ठीक है, इसको जरा समझते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आ रहा है और यहां पे सर्किट कनेक्टेड है, ठीक है, तो जब आ रहा है तो ये किसी ना यहां पे हजारों इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा तो नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, हजारों इलेक्ट्रॉन होंगे, हजारों प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा होगा, प्रोटॉन इस प्लेट में जा रहा होगा। तो जब ये इधर उधर जाते हैं तो इनके बीच में भी मतलब वो दोनों टकरा जाते हैं और इसी टकरावट की वजह, मतलब इस टकराने के वजह से उसके अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इतना अगर लिख चुके हो, मैं ये पार्ट मिटा रहा हूं ऊपर वाला। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जब करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब ही करंट बन रहा है। तो जब सेल के अंदर इलेक्ट्रोड के बीच में करंट फ्लो कर रहा है और उसी की वजह से ये जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड आप यूज किए हो उस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसा है उस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर क्या है उस पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड, जिस पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड करता है, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, अब इनके बीच में रिलेशन क्या है वो समझते हैं। अगर इसमें से कुछ लिखना चाहते हो नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलेंगे। बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक सर्किट है जिसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है और मान लो इधर एक सेल है और इस सेल का ईएमएफ मान लो ई है और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो है स्मॉल आर और ये इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्टेड है। इससे मान लो करंट आई जा रहा है। अब इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। अब ये जो सेल है इसके दो टर्मिनल होंगे, एक तो ये पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। मान लो ये वाला टर्मिनल पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं और इस वाले को मैं बी नाम दे देता हूं, ठीक है। अब ईएमएफ का डेफिनेशन क्या होता है? ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? ईएमएफ का मतलब, ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होता है? टोटल वर्क डन या वर्क डन बाय द सोर्स इन, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन by the source in moving a charge, moving a charge
along the closed circuit, है ना, along the closed circuit, यही तो हमने सब पढ़ा है. According to the definition क्या होता है EMF का मतलब वर्क डन बाय द सोर्स. इन सोर्स क्या है, ये बैटरी या ये सेल, इसके वजह से जो चार्ज हो रहा, मूव कर रहा होगा इन टोटल सर्किट, उसको हम बोलेंगे EMF. अब इसको अगर हम तोड़ते हैं, अब देखो EMF में इसके सेल में दो चीजें हो रही होंगी. एक तो चार्ज यहां से लेके इधर से पास करके इधर आएगा ना, मतलब वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A to B आउटसाइड द सेल. और दूसरा क्या होगा, इसके अंदर भी तो फ्लो करेगा, कहां से, B to A फ्लो करेगा ना. अगर A से B ट्रेवल कर रहा है तो B to A भी तो ट्रेवल करेगा, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा. तो प्लस क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम B to A इनसाइड द सेल. समझ में आया या नहीं आया, आ रहा है या नहीं आ रहा है. चलो अब इसके यहां से यहां जब मूव करेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना होगा, मान लो V होगा. इसका जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बना, मतलब जब बाहर मूव कर रहा होगा तो क्या होगा, V होगा. तो EMF इक्वल टू कितना हो गया, V, जो कि क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब एक सेल कनेक्टेड नहीं है, अगर मान लो यहां से कनेक्टेड नहीं है तो इसके टर्मिनल में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V. और जब B to A सेल के अंदर काम कर रहा होगा, इसके अंदर जो काम कर रहा होगा चार्ज मूव करने के लिए, उसके अंदर भी एक पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, जिसको मैं नाम दे देता हूं V डैश. देखो V क्या है, V है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द सेल. और V डैश हमारा क्या है, V डैश है पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. अब इस V को मैं क्या लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू टोटल करंट जो जा रहा है I इंटू ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R IR, तो I इंटू कैपिटल R प्लस V डैश कितना हो जाएगा, इसके अंदर जो करंट मूव कर रहा होगा, इसके अंदर करंट कितना मूव कर रहा होगा, ये सेम करंट ही तो मूव कर रहा होगा. अगर I करंट इधर से गया तो इसके अंदर भी तो I करंट ही जाएगा, तो वही I, लेकिन इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा सा, तो I इंटू स्मॉल r, ये हो जाएगा. होगा या नहीं होगा. तो यहां पे अगर हम देखें, यहां से अगर कॉमन ले लें, क्या इस तरफ लिख लेता हूं, तो EMF हमारा कितना हो जाएगा, इस तरफ EMF इज इक्वल टू I अगर कॉमन ले लें तो R प्लस R, ये हो जाएगा. तो EMF हमारा कितना हो गया, टोटल करंट इन द सर्किट इनटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट का मतलब क्या होता है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है प्लस जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है, तो इन दोनों को मिला के मुझे टोटल रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मिलेगा. समझ में आया या नहीं आया. तो इसी में से अगर इसी फॉर्मूले में से मैं अगर कुछ करंट वरेंट निकालना चाहूं तो करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू EMF अपॉन R प्लस स्मॉल r. ये एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है. और अगर इधर से निकालना चाहें तो V इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा, V इज इक्वल टू EMF माइनस V डैश. V डैश क्या है, V डैश हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल. ये भी एक फॉर्मूला मिल गया. और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r, ऐसे भी लिख सकते हैं.
तो V ये एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया। और अगर इसमें से मैं स्मॉल r निकालना चाहूं इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अब यहां पे देखो V इक्वल टू, अब देखो V इक्वल टू हमें पता है ओम्स लॉ से I इंटू आई आर ये होता है, और आई आर V अगर सॉरी यहाँ पे V इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इंटू आर, हमें ये फॉर्मूला पता है। अब करंट हमें कितना मिला? इतना मिला, तो दैट विल बी इक्वल टू EMF इंटू आर डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये भी हमें पोटेंशियल का एक फॉर्मूला मिल गया, V का फॉर्मूला। अब अगर R का फॉर्मूला निकाले स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इस वाले इक्वेशन से अगर मैं R निकालूं तो R विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? V माइनस E या E माइनस V डिवाइडेड बाय I, ये हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। तो इधर से बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, बस एक ही फॉर्मूला को याद में रखना है, क्या? EMF इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और एक फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, और एक ये वाला फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट। तो ये थी कहानी आपकी EMF की। EMF और पोटेंशियल होता क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, समझ में आया? मान लो क्वेश्चन गिवन है, ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम इज कनेक्टेड टू ए 3.9 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक है, चलो सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे गिवन क्या क्या है पहले लिख लेते हैं। सेल ऑफ EMF आपको गिवन है 2 वोल्ट, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल r है वो आपको गिवन है 0.1 ओम, और आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कैपिटल R है वो है 3.9 ओम, ये गिवन है। हमें पूछा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल कितना होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है? V इज इक्वल टू आई आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R तो पता है, लेकिन करंट हमें पता नहीं है, I हमें पता नहीं है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? I विल बी इक्वल टू EMF अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय R 3.9 प्लस स्मॉल r 0.1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया आपका करंट, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.9 ओम विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली नहीं 1.95 वोल्ट, इतना आएगा। क्या क्वेश्चन बोला है? द रीडिंग ऑफ ए वोल्टमीटर व्हेन ए सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। ठीक है, मतलब अगर एक वोल्टमीटर है, ये मान लो वोल्टमीटर, उसके अक्रॉस अगर एक बैटरी लगाया गया तो इस वोल्टमीटर में रीडिंग कितना आ गया? रीडिंग आ गया आपका 2.2 वोल्ट। ठीक है, तो मतलब लेट इस अब अगर सिर्फ वोल्टमीटर लगाया गया है तो जाहिर सी बात है ये सेल का क्या मेजर करेगा? ये सेल का EMF मेजर करेगा। तो EMF यहां पे हमें कितना मिल गया? 2.2 वोल्ट। उसके बाद क्या बोला? व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर आल्सो कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। अब इसको अगर एक 5 ओम के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, 5 ओम के साथ कनेक्ट कर दिया गया, द वोल्टमीटर रीडिंग ड्रॉप्स टू 1.8 वोल्ट। जब इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया तब वोल्टमीटर रीडिंग क्या हो गया? 2.2 से गिर के 1.8 वोल्ट आ गया। तो वो मान लो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, V कितना हो गया? 1.8 वोल्ट। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था वो कितना लगाया गया? 5 ओम का लगाया गया। अब क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। R हमारा कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला है? चलो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? R इज इक्वल टू EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय करंट, ये हो गया।
अब तो पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। अच्छा, करंट तो यहाँ पे गिवन नहीं है, अब करंट गिवन नहीं है, लेकिन V इक्वल टू हमें क्या पता है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा। तो इस I के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, V बाय R पुट कर देंगे, तो दैट इंप्लाइज E माइनस V बाय I के बदले V बाय R, तो दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा, R चला जाएगा ऊपर, R इंटू EMF माइनस V बाय V, ये हो जाएगा। तो दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा, R आपको गिवन है 5 ओम इंटू EMF आपको कितना पता है 2.2 माइनस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 1.8 डिवाइडेड बाय 1.8। इसको सॉल्व करो तो दैट विल बी 5 इंटू 2.2 माइनस 1.8, ये हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 1.8, तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, डेसिमल हट गया, पॉइंट हट गया, तो 4 बाय 18 20 बाय 18, तो 18 1 जा 0.21, हाँ 1.11 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस R हमें कितना मिल गया, 1.11 ओम। समझ में आया कैसे हुआ, आंचल समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है, ए बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R स्मॉल r gives a current of 0.5 ampere with an external resistor of 12 ohm and a current of 0.25 ampere with an external resistance of 25 ohm। मतलब यहाँ पे दो केसेस आएंगे, सोल्यूशन पे आते हैं। जब कैपिटल R आपका 12 ओम हो, और दूसरा केस क्या होगा, जब कैपिटल R आपका 25 ओम हो। जब 12 ओम हो तब करंट आपको कितना मिल रहा है, करंट आपका मिल रहा है 0.5 एम्पियर, और जब 25 ओम हो तब आपको करंट मिल रहा है 0.25 एम्पियर। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और EMF ऑफ द सेल, ये पूछा है, E निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। चलो, अब हमने बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, E इज इक्वल टू EMF इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये पढ़ा हुआ है ना। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, EMF विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 12 प्लस स्मॉल r, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू 0.25 इंटू 25 प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगा। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करो। तो जब, क्योंकि EMF तो सेम ही होगा ना दोनों के लिए, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, EMF दोनों के लिए सेम है, तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, 0.5 इंटू 12 प्लस R इज इक्वल टू 0.25 इंटू 25 प्लस R, क्योंकि बैटरी तो सेम है तो EMF सेम होगा। आप ऐसे भी करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको स्मॉल r मिल जाएगा 1 ओम मिल जाएगा, और ये मिलने के बाद किसी एक वैल्यू में अगर आप R का वैल्यू डाल दो तो आपको EMF लगभग मिल जाएगा, लगभग क्या, EMF मिल जाएगा 6.5, हाँ EMF आपको मिल जाएगा 6.5 वोल्ट, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया। तो कुछ ऐसे प्रकार के क्वेश्चन भी आपको इस टॉपिक में से बन सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टॉपिक आज हम पढ़े, इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF, पोटेंशियल ड्रॉप, इन सबको आपको याद रखना है, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में काम में आएगा। नेक्स्ट क्लास हम क्या पढ़ने वाले हैं ये भी बता देता हूं। नेक्स्ट क्लास हम सेल को कंबाइन करने वाले हैं। पहले हम क्या किए थे, रजिस्टर को कॉम्बिनेशन में लगाए थे, अब हम सेल को कॉम्बिनेशन पे लगाएंगे। तो सेल को कॉम्बिनेशन पे लगा के हम वहां पे हमें इन सब चीजों, ये फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका जरूरत पड़ने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास
क्लास आने से पहले इसको थोड़ा, आज का क्लास को थोड़ा रिवाइज कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास आराम से समझ पाओ। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और आपका फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अच्छा हो बुरा हो, आपको कैसा फील हुआ ये वीडियो देख के, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से अपने आप को सुधार सकूं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।